हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। वेलकम टू अनअकैडमी इंद्रधनुष। बच्चों, इस सेशन में हम एवरेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चंस वर्कआउट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों हैं? क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस प्री लेवल क्वेश्चंस हैं मोस्टली, राइट। अभी एसबीआई क्लैरिकल प्री आने वाला है, एसबीआई पीओ प्री आएगा, तो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं, राइट। तो स्टार्ट करूँगा मैं एवरेज के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। आप ट्राई भी कर सकते हो 30 सेकेंड्स लेकर, आप ट्राई भी ज़रूर कर सकते हो। तब तक स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। द एवरेज एज ऑफ 5 सिस्टर्स इज़ 20 ईयर्स। ये एजेस बेस एक एवरेज का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें छोटी सी ट्रिक है, राइट। उसके बाद लिखा हुआ है, इफ एज ऑफ द यंगेस्ट सिस्टर बी 4 ईयर्स देन व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप ऑफ सिस्टर्स एट द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट सिस्टर। ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों के दिक्कत में क्यों आता है वो भी बताऊंगा। देखो बच्चों, 5 सिस्टर्स हैं, ऑलरेडी 5 सिस्टर्स हैं। 5 सिस्टर्स की जो एवरेज एज इज मतलब प्रेजेंट, राइट। 5 सिस्टर्स की एवरेज एज है हमारे पास दैट इज 20, राइट। तो 5 सिस्टर्स की जो एवरेज एज है दैट इज 20, राइट। तो देयर आर 5 सिस्टर्स जिनके एवरेज एज 20, तो सम कितना होगा? 100 ईयर्स होगा। क्योंकि ये एवरेज प्रेजेंट की है तो सम भी प्रेजेंट का होगा, ठीक है, सम भी प्रेजेंट का होगा। अब मेरी बात ना ध्यान से सुनिएगा। अब इन 5 सिस्टर्स में सबसे यंगेस्ट मतलब सबसे छोटी सिस्टर जो है वो 4 साल की है। तो सवाल ये है, व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप ऑफ सिस्टर्स। उसने ये नहीं बताया कितना, राइट, नंबर कितना है, राइट। ग्रुप ऑफ सिस्टर्स एट द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट सिस्टर। अब यंगेस्ट सिस्टर 4 साल की है, ठीक है। अब अगर आप 5 बहनें हो और आपकी सबसे छोटी बहन 4 साल की है, आप पांचों के पांचों का प्रेजेंट सम 100 ईयर्स है। तो उसके बर्थ के टाइम पे आप कितने साल पीछे जा रहे हो? आप 4 साल पीछे जा रहे हो। तो पांचों बहनों की जो एज है, प्रेजेंट एज है, वो 4 4 4 4 4 4 4 4 कम हो जाएगा। तो जो सम है वो 80 रह जाएगा। अगर पांचों के पांचों का प्रेजेंट सम 100 ईयर्स है और इन पांचों में यंगेस्ट सिस्टर जो है वो 4 साल की है, तो जब वो पैदा हुई थी तो सारे 4 4 4 4 4 4 छोटे होंगे। तो 4 4 4 4 4 5 लोग हैं, तो 20 कम कर दिया 100 में से, तो सम 80 ईयर्स होगा। अब सवाल ये है कि डिवाइड बाय 5 करना है कि डिवाइड बाय 4 करना है। यही इस क्वेश्चन की ट्रिक है। मेरी बात ध्यान से सुनना। एट द बर्थ का मतलब एक तरह से ये भी होता है कि अभी वो पैदा हुई नहीं है, राइट। उसके जन्म पे कह सकते हैं या उसके एम्ब्रियो अभी, ये भी आप कह सकते हो। आफ्टर बर्थ लिखा होता तो मैं डिवाइड बाय 5 करता, लेकिन कभी भी एट द बर्थ लिखा हो तो यंगेस्ट सिस्टर का नंबर कंसीडर नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो, उसका नंबर कंसीडर नहीं होगा। दैट इज़ वाई ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। तो आपको डिवाइड बाय 5 नहीं करना है, डिवाइड बाय 4 करना है और आपका आंसर आएगा 20 ईयर्स। क्योंकि मुझे ग्रुप ऑफ सिस्टर्स के एवरेज बतानी थी। अब सवाल ये था कि ग्रुप ऑफ सिस्टर्स में नंबर ऑफ टर्म्स 4 ली जाएंगी या 5 ली जाएंगी, क्योंकि यंगेस्ट सिस्टर 0 साल की होगी तो उसको कंसीडर करना है या नहीं, वो कंसीडर क्यों नहीं होगी। एट द बर्थ का मतलब है जन्म के समय, राइट। तो अभी वो पैदा हुई नहीं है। आप कह सकते हो कि एक तरह से एम्ब्रियो या कुछ समथिंग है। आफ्टर बर्थ लिखा होता तो बात अलग होती। ये लैंग्वेज पेपर में एज इट इज़ मिल सकती है आपको, तो आपको याद रखना है, उसको कंसिडरेशन नहीं लेनी है। तो आपका जो आंसर आएगा 80/4 यानी कितना आएगा? 20 ईयर्स। गॉट इट। मैं एक बार फिर से समझाना चाहूँगा। 5 सिस्टर्स की एवरेज एज 20 साल है, हमें गिवन है, तो सम 100 ईयर्स होगा पांचों के पांचों का। अब इन पांचों में सबसे छोटी बहन 4 साल की है। जब वो पैदा हुई थी तो मैं 4 4 4 4 4 पीछे जाऊंगा, तो सम जो रह जाएगा वो 80 रह जाएगा। लेकिन आप पांचवीं को कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि एट द बर्थ में आपको कंसीडर नहीं करना है। मैं 100% गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ, आपको ये गड़बड़ नहीं करनी है। तो डिवाइड बाय 5 नहीं करोगे, डिवाइड बाय 4 करोगे, तो ग्रुप ऑफ सिस्टर्स मतलब 4 की बात होगी। 80/4 आंसर कितना आएगा? 20 ईयर्स। काफ़ी कॉन्ट्राडिक्ट होता है, कई बच्चों की सोच बैठती है कि 5 करना है, एट द बर्थ में कंसीडर नहीं करना। तो एक तरह से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजेस बेस्ड में।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्टली बच्चों के जो डाउट में रहता है, एक बहुत ही क्लासी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, दैट इज़ केस ऑफ इंक्लूडिंग। आपके लिए क्वेश्चन टफ हो सकता है, बट मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा समझाने की कि ये क्वेश्चन कैसे वर्कआउट करना है। एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा, काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। क्वेश्चन में कोई भी एक्चुअल वैल्यू एक तरह से गिवन नहीं है, बस नंबर ऑफ टर्म्स और एवरेज में चेंज की बात की गई है। एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। ये इंक्लूडिंग का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है और इंक्लूडिंग का सबसे स्पेशल क्वेश्चन है। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए। 5 members of a team are weighed consecutively and their average weight calculated after each member is weighted। बेसिकली 5 लोगों का वेट किया गया और उनकी एवरेज कॉन्जिक्यूटिवली निकाली गई, राइट। और हर बंदे के आने पे एवरेज वेट निकाला जाता है। कहता एवरेज वेट इंक्रीजेज बाय 1 kg ईच टाइम, देन हाउ मच हैवियर इज द लास्ट प्लेयर देन द फर्स्ट वन। तो सवाल पहला ये है कि सर क्वेश्चन तो समझा दो, तो पहले क्वेश्चन समझाते हैं आपको। सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। पहला बंदा लिया, उसका एवरेज वेट किया गया। दूसरा बंदा जब आया, फिर दोनों का एवरेज किया गया और एवरेज 1 बढ़ गई। तीसरा बंदा, तो तीनों का एवरेज किया गया तो एवरेज फिर 1 बढ़ गई। चौथे का किया, चौथा बंदा चारों का वेट किया तो फिर एवरेज 1 बढ़ गई। तो ये केस इंक्लूडिंग का है कि हर बार एक बंदे के आने पे एवरेज 1 बढ़ती जा रही है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिक से ही करवाऊंगा, बट मैं आपको 1-2 चीज़ें समझाना चाहूँगा। इस क्वेश्चन में हमें बंदों का वेट नहीं बताना और ना ही हम निकाल सकते, तो एक्स मानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ वेट गिवन होता है। याद करो, कई क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें बोला जाता है एवरेज 4 kg बढ़ गई तो कितना हैवियर है, तो ए का या बी का वेट दिया होता था तो दूसरा पता लग जाता था। यहाँ पे किसी का भी वेट नहीं पता तो आप निकाल भी नहीं सकते। अगर आपसे 5 मेंबर्स का वेट पूछेगा तो यू विल से कांट बी डिटरमाइंड, बट जो चीज़ पूछी है वो बताई जा सकती है। तो आप एक्स क्यू यूज़ करने के बजाय कोई नंबर सपोज कर लेना, जैसे 1, जैसे 5, जैसे 10, जैसे 20, कुछ भी, राइट। तो एक तरह से मेरे एंगल से समझने की कोशिश करना। मान लो पहला बंदा 10 kg का था, एक बंदा 10 kg का था, तो उसके एवरेज कितने थी? 10 kg थी। अगर पहले बंदे का वेट 10 kg है, आप सोचोगे सर 10 क्यों माना, आप 20 मान लेना, आपका आंसर नहीं बदलेगा। आप 100 मान लो, आपका आंसर नहीं बदलेगा, क्योंकि मुझे बेसिकली बंदों के वेट बताने ही नहीं है, मुझे पहले और आखिरी का डिफरेंस बताना है, वो हमेशा वही आएगा। आप चाहे x मान लेना, मैं आपको कन्विंस कर दूंगा कि x से भी वही आंसर बनेगा। पहले बंदे का वेट 10 kg है, एक बार सिर्फ सुनिए मेरे को, ठीक है। एक बंदे का वेट 10 kg है तो इसका एवरेज भी 10 kg होगा, इसका एवरेज भी 10 kg होगा। अब अगर दूसरा बंदा जब आया, अगर वो 10 kg वाला ही होता, पहला बंदा 10 है, अगर दूसरा बंदा भी 10 ही होता तो क्या एवरेज में चेंज आता? बिल्कुल नहीं आता। पहले बंदे का वेट 10 है तो एवरेज भी 10 है, दूसरा 10 ही होगा तो एवरेज में चेंज आएगा? नहीं आएगा। इतना तो आप एवरेज को समझती हो। लेकिन जब दूसरा बंदा आया तो एवरेज 1 बढ़ गई। एवरेज 1 बढ़ गई कितने लोगों की? 2 लोगों की, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा था हर बंदे के आने पे एवरेज बढ़ रही है। जब दूसरा बंदा आया तो कितने लोगों के? 2। एवरेज 1 बढ़ गई, ये क्वेश्चन में लिखा है एवरेज वेट इंक्रीजेस बाय 1 kg ईच टाइम। एवरेज 1 बढ़ गई, कितने लोगों की? 2 लोगों की। एवरेज 1 बढ़ी तो मैं हमेशा बोलता हूं एवरेज जब भी बढ़े या घटे हमेशा देखो कितने लोगों की? 2 लोगों की। तो 2 लोगों की एवरेज 1 बढ़ गई तो सम 2 बढ़ गया, सम 2 बढ़ गया, मतलब 10 kg वाला नहीं आया था, कितने वाला आया था? 12 kg वाला आया था। अगर कम क्लियर हो रहा है तो अगले स्टेप पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर कम क्लियर होगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक ही स्टेप बार बार यूज़ होगा। मैं रिपीट करना चाहूँगा, मैंने एज्यूम किया कि पहले बंदे का वेट 10 किलो है तो एवरेज भी 10 किलो होगी। अब अगर 10 किलो वाला ही आता तो क्या एवरेज में चेंज आता? नहीं आता। लेकिन एवरेज 1 किलो बढ़ गई, कितने लोगों की? 2 लोगों की। अब 2 लोग हो गए ना, तो सम 2 बढ़ गया, सम 2 बढ़ गया, एवरेज 1 बढ़ी। एवरेज कभी भी बढ़े कितने लोगों की तभी पता लगता है सम कितना बढ़ा, तो सम 2 बढ़ गया, मतलब 10 की जगह पे 2 ज़्यादा वाला आया होगा, यानी 12 किलो वाला आया होगा। अब ये 2 लोग बैठे हैं, आप मुझे बताओगे दोनों की एवरेज क्या है? मिडल टर्म के हिसाब से भी दिख ही रही है, 11 किलो। दोनों की एवरेज 11 है। 2 लोग बैठे हैं, उनकी एवरेज 11 है।
अगर तीसरा बंदा जो आ रहा है, अगर उसका वेट 11 किलो होता तो क्या एवरेज में चेंज आता? एवरेज में चेंज आता। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है हर बंदे के आने पे एवरेज 1 बढ़ रही, तो एवरेज फिर से 1 बढ़ी। इस बार कितने लोग हैं? अब 3, तीसरा आया तो 3 लोग, एवरेज 1 बढ़ी 3 लोगों की, तो सम 3 बढ़ा, मतलब 11 किलो वाला नहीं आया, 11 से 3 ज़्यादा वाला है, यानी कितने वाला है? 14 किलो वाला है। क्लियर है? कितने वाला है? 14 किलो वाला है। तो तीसरा बंदा होगा 14 किलो वाला। कम समझ आया? कोई ना, फिर से समझो। 3 लोग बैठे हैं, आपको तीनों लोगों की एवरेज कितनी दिख रही है? मुझे तो 12 किलो दिख रही है। चौथे बंदे ने आना है, 3 लोग बैठे हैं, उनकी एवरेज 12 है। अगर 12 वाला ही आ जाए तो क्या एवरेज में चेंज आएगा? नहीं आएगा। लेकिन एवरेज फिर 1 बढ़ जाती है, कितने लोगों की इस बार? एवरेज फिर 1 बढ़ जाती है, कितने लोगों की इस बार? 4 लोगों की, तो सम 4 बढ़ जाएगा, मतलब 12 वाला नहीं आया, कितने वाला आया? 16 वाला आया। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है हर बंदे के आने पे एवरेज 1 बढ़ती है। अगर मैं इन चारों की एवरेज कैलकुलेट करूंगा तो मिडल टर्म के हिसाब से 12 और 14 की मिडल टर्म के हिसाब से 13 होगी। अगर आप इन चारों की एवरेज देखोगे तो 13 किलो होगी। 13 किलो है इन चारों की एवरेज, तो 4 लोग बैठे हैं, उनकी एवरेज 13 किलो है। अगर 13 किलो वाला ही आएगा तो एवरेज में चेंज नहीं आएगा, लेकिन एवरेज फिर 1 बढ़ी। लेकिन इस बार कितने लोग हैं? 5, तो सम 5 बढ़ा, मतलब 13 किलो वाला नहीं आया, 13 किलो से 5 किलो ज़्यादा वाला आया, यानी कितने वाला आया? 18 किलो वाला। तो पहले और आखिरी का डिफरेंस पूछा है, तो वो कितना होगा? 8 kg। वो कितना होगा? 8 kg। दैट्स ऑल। अ क्वालिटी लेवल क्वेश्चन, अ टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ इंक्लूडिंग। अगर आप एवरेज में इंक्लूडिंग का कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो इसका सबसे स्पेशल क्वेश्चन था, क्योंकि इंक्लूडिंग एक बार नहीं हुई, इंक्लूडिंग बार बार हुई, कि हर बार इंक्लूड होने पे एवरेज 1 बढ़ रही है। दैट्स ऑल। अगर आप इसको फिर से समझना चाहते हो तो एक बार मैं आपको x से बता देता हूँ, फिर मैं 10 से दोबारा समझाता हूँ आपको। सुनना ध्यान से, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लोगे तो क्लैरिटी आपकी और बढ़ जाएगी। 5 मेंबर्स का कॉन्जिक्यूटिवली वेट किया गया और एवरेज वेट भी कैलकुलेट किया गया हर मेंबर के वेट करने पे, और एवरेज वेट हर बार 1 बढ़ा है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो पहला और आखिरी का डिफरेंस बताइए कितना हैवियर है। तो अगर आप पहले को x kg मान लेते, अगर आप पहले को x kg मान लेते तो उसके एवरेज भी x ही होती। अब अगर x वाला ही आता तो एवरेज में चेंज आता, लेकिन एवरेज 1 बढ़ गई, लेकिन 2 लोगों की, तो सम 2 बढ़ गया, मतलब x वाला नहीं आया, x से 2 बड़े वाला आया, यानी x+2 आया। अब ये 2 लोग हैं, अब इन दोनों की एवरेज देखी जाए तो वो x+1 है। इन दोनों की एवरेज देखी जाए तो अगर आप इन दोनों के एवरेज निकालोगे तो x+1 आएगी। तो मैं कहूँगा अगर x+1 वाला ही आता तो चेंज ना आता, लेकिन एवरेज फिर 1 बढ़ी, लेकिन इस बार 3 लोगों की, तो सम 3 बढ़ा, मतलब x+1 वाला नहीं आया, उससे 3 ज़्यादा वाला आया, यानी कितने वाला आया? x+4 वाला। समझे? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब इन तीनों की एवरेज कितनी है? मिडल टर्म x+2, डिफरेंस तो सेम ही दिख रहा है, x+2। तो x+2 आता तो एवरेज में चेंज ना आता, लेकिन एवरेज फिर 1 बढ़ी है, लेकिन इस बार 4 लोग हो गए हैं, मतलब सम 4 बढ़ा है। दैट मीन्स x+2 नहीं आया, x+6 आया, x+6 आया। अब अगेन इस तरह से नेक्स्ट वाला क्या आएगा? x+8। पहले और आखिरी का डिफरेंस आपके पास 8 ही रहेगा। अगर आपको बोले पहले बंदे का वेट या दूसरे बंदे का वेट या तीसरे बंदे का वेट बताओ तो आप नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते, लेकिन जो चीज़ पूछी है उसका आंसर आप दे सकते थे। तो कोई भी वैल्यू, ज़रूरी नहीं है 10 ही मानने हमने, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि हमने 10 ही सपोज करने, हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ेगा। राइट, मान लेते हैं कि 20 किलो है, कुछ भी मान लो, 40 किलो मान लो, ये कुछ भी मान सकते हो आप, 30 किलो मान लेते हैं। पहला बंदा 30 किलो वाला है तो उसकी एवरेज भी 30 किलो है। अब अगर 30 किलो वाला ही आता, क्या एवरेज में चेंज आता? लेकिन एवरेज 1 बढ़ी है, 1 बढ़ी है, कितने लोगों की? 2 लोगों की, तो सम 2 बढ़ा, सम 2 बढ़ा, मतलब 30 वाला नहीं आया होगा, 32 वाला आया होगा। ठीक, 2 लोग हो गए। अब इन दोनों के एवरेज निकालो, देख ही रही है 30 32 के एवरेज कितने होते हैं? 31। दोनों का सम डिवाइड बाय 2 कर लो या मिडल टर्म देख लो, है ना, क्योंकि डिफरेंस सेम है। वैसे तो 2 ही लोग हैं, 2 लोगों में तो क्या ही पता लगता है, राइट, आसान ही होता है। तो दोनों के एवरेज 31 है, राइट, कितनी एवरेज? 31। अब अगर 31 kg वाला ही आता
तो एवरेज में चेंज ना आता, लेकिन एवरेज फिर से एक बढ़ी है, लेकिन इस बार 3 लोगों की, तो सम 3 बढ़ा है, यानी कितने वाला आया, 34 किलो वाला। ठीक, अब 3 लोग हैं, 3 लोगों की एवरेज कितनी दिख रही है आपको, 32, मिडिल टर्म 32 दिख रही है। अब अगर 32 वाला ही आता तो फ़र्क ना पड़ता, लेकिन एवरेज 4 बढ़ी है, एवरेज 1 बढ़ी है 4 लोगों की, तो सम 4 बढ़ा है, मतलब 36 किलो वाला। इसी तरह से नेक्स्ट 38 किलो वाला होगा। पहले और आखिरी का डिफरेंस अभी भी 8 केजी ही रहेगा। तो ये एक टफेस्ट क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि इसमें आपको पहले और आखिरी का डिफरेंस ही बताया जा सकता है, आप नंबर सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने एज्यूम किया था। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नंबर के बारे में बताया नहीं गया तो कोई भी नंबर हम निकाल भी नहीं सकते। बड़ी सिंपल सी बात है। क्लियर है, डन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंक्लूडिंग, तो पहले दोनों ही क्वेश्चन एक तरह से एक अच्छे लेवल के, एक ट्रिकी लेवल के क्वेश्चंस कंसीडर होते हैं एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं इसीलिए थोड़ा टाइम ले रहा था इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट का क्वेश्चन, बैटिंग एवरेज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, मैं आपको पता है बच्चों, बेसिक ही लेके चलता हूँ। ये क्वेश्चन लेने का पर्पस था गोल्डन डक। गोल्डन डक का मतलब क्या होता है, काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता। कभी आप क्रिकेट देखते हो, आप में से कोई शौकीन हो क्रिकेट का, मतलब व्हाट आई लाइक पर्सनली, जब मैं छोटा था, जब ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड पे मैचेस होते थे ना, उन ग्राउंड्स पे, पिचेस पे नहीं, तो पता नहीं क्यों एक अंदर से एक फीलिंग ही अलग आती थी, यार ये मैच देखना है, भले ही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का चल रहा हो, अच्छा लगता था। इंडियन ग्राउंड पे भी मैच, इंडिया के मैचेस तो अच्छे लगते ही थे खैर, बट ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड की एक अलग ही आवाज़ थी। ऐसा लगता था कि खुद वहाँ जाके फील्डिंग करूँ, राइट होता था, मतलब ऐसा लगता था कि वहाँ जाके मतलब खेलूँ, मतलब एक आवाज़ सी अलग ही आती है वो, मतलब एक अट्रैक्ट होता है ना इंसान किसी तरीके से, तो मैं वहाँ से अट्रैक्ट बहुत होता था। वहाँ पे एक खास बात होती थी ऑस्ट्रेलियन, उनका स्कोर बोर्ड बड़े तरीके से दिखाते थे पुराने टाइम में, 1995 में, 94 में, 96 में, राइट। तब बहुत छोटे थे, बट क्रिकेट की हवा बहुत थी उस टाइम पे, मतलब हमारे फैमिलीज़ में, तो हम देखते थे, बड़ा अच्छे से स्कोर बोर्ड दिखाते थे, पूरा एक कलर सा छप जाता था, ऑरेंज सा और थोड़ा डार्क ग्रे सा, मतलब लाइट ग्रे सा टाइप, ग्रीनिश टाइप होता था, हाँ ऑरेंज एंड ग्रीनिश, लाइट ऑरेंज और लाइट ग्रीनिश टाइप, तो बड़ा अच्छे से दिखाते थे। तो क्या होता था, कोई प्लेयर 0 पे आउट होता था, कोई प्लेयर 0 पे आउट होता था ना, तो वैसे तो बेइज्जती होती है, इंसल्ट ही है, तो एक डक चलती थी, एक डक चलती थी, मतलब जैसे प्लेयर आउट होके जा रहा है ना, तो एक डक निकलती थी, वो भी बड़ी अट्रैक्टिव लगती थी। कोई भी प्लेयर, गोल्डन डक का मतलब क्रिकेट के टर्म में 0 रन होते हैं, अगर कोई प्लेयर 0 बनाता है तो वो गोल्डन डक बनाता है, ठीक है। गोल्डन डक वर्ड कंसीडर होता है क्रिकेट में, ठीक है। अब गोल्डन डक में मैंने इंडियन प्लेयर का नाम नहीं रखा, ये वर्डिंग और ये लैंग्वेज, ये क्वेश्चन तो चलो किताबों में मिल जाते हैं, बट वर्डिंग वगैरह सब मेरी खुद की बनी। शाहिद अफरीदी का रख दिया, मैंने कहा चलो ये तो एक बॉलर भी था, तो इसको 0 पे आउट कर देते। शाहिद अफरीदी ने 15वें मैच में 0 रन बनाए, जिस वजह से उसकी एवरेज 2 गिर गई, तो उसकी नई एवरेज क्या होगी, ठीक, ये क्वेश्चन है। देखो 15th मैच में मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि जो बैटिंग एवरेज है, इसके मोस्टली क्वेश्चंस में इंक्लूडिंग ही होती है। अब शाहिद अफरीदी जब 15वां मैच खेला होगा तो उसकी 15वीं इनिंग इंक्लूड हुई होगी ना, उससे पहले उसकी कितनी इनिंग्स होंगी, 14 इनिंग्स होंगी ना। 15वें मैच में 0 रन बना रहा है, तो 15वें मैच से पहले 14 इनिंग्स की भी तो उसकी कुछ एवरेज होगी उसको ओल्ड एवरेज बोलते हैं। तो मैंने मान लिया शाहिद अफरीदी 15वां मैच खेल रहा है, तो उससे पहले 14 मैचेस की उसकी एवरेज x थी, बेसिक नंबर एवरेज 14 मैचेस की एवरेज x थी शाहिद अफरीदी की बैटिंग एवरेज, कि ऑन एन एवरेज 14 मैचेस में x के हिसाब से रन बनाता था, दैट इज कॉल्ड ओल्ड एवरेज। तो सम कितना होगा, नंबर मल्टीप्लाई एवरेज, तो 14 मैचेस का जो सम था वो 14x हुआ, 14 मैचेस का जो सम था वो 14x हुआ। अब शाहिद अफरीदी ने 15th मैच खेला, 15th मैच खेला, जब 15th मैच खेला ना शाहिद अफरीदी ने, तो उसकी जो एवरेज है ना वो 2 गिर गई, ब्रिंग्स डाउन। तो 15 मैचेस के बाद एवरेज 2 गिर गई। अब मैंने 14 मैचेस की एवरेज x क्यों मानी, क्योंकि मैं तभी गिराऊंगा जब कुछ होगी, तो इसीलिए एज्यूम करी। अब 2 डाउन हो जाती है तो x - 2 हो जाती है, तो सम कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। ये शाहिद अफरीदी के 15 मैच के टोटल रन्स हैं, सम मतलब रन्स। ये शाहिद अफरीदी के 14 मैचेस के टोटल रन्स हैं। तो 15 मैचेस के रन्स में से
14 मैचेस के रन्स माइनस कर दूं तो शाहिद अफरीदी के 15th मैच का स्कोर आएगा जो है गोल्डन डक। सी दैट्स ऑल। घबराना नहीं होता है, बैटिंग एवरेज के और भी क्वेश्चंस हैं पर ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, बस इसमें कोई वैल्यू दी होती है। गोल्डन डक की जगह 30 रन बनाए युवराज ने, एवरेज 2 घट गई, तो यहाँ पे 0 है, तो करना कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। कैलकुलेशन क्या है, 15x माइनस 14 से x 30 होता जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन तब लेंथी होता है जब क्वेश्चन में कैलकुलेशन होती है, यहाँ पे तो कैलकुलेशन हुई नहीं, x 30 आया पर आपने x माना था ओल्ड एवरेज, तो ओल्ड एवरेज 30 थी, न्यू एवरेज पूछी है तो 30 माइनस 2 आपका आंसर 28 होगा। एग्जैक्टली सेम अप्रोच बेसिकली जो हम बेसिक में यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग में दैट्स ऑल। बट क्वेश्चन अच्छा था, राइट। और भी अच्छे क्वेश्चन है बैटिंग एवरेज के, पर ये एक कह सकते हो कि गोल्डन डक से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन रखा। तो शाहिद अफरीदी के 14 मैचेस के एवरेज, राइट, मैंने मान लिया x, तो सम कितना होगा 14x। 15th मैच उसने खेला, उसके एवरेज 2 गिर गई, तो सम कितना होगा 15x माइनस 2, तो सम कितना होगा दिस इंटू दिस। तो ये 15 मैचेस के टोटल रन हैं, ये 14 मैचेस के टोटल रन हैं, इनका जो डिफरेंस है वो इनका स्कोर है कौन से मैचेस का, 15th मैच का, विच इज़ गोल्डन डक। नाउ वो कल को कुछ भी हो सकता है, तो 0 लिया मैंने, तो यहाँ से x की वैल्यू 30 आई। तो अगर आपसे ओल्ड एवरेज पूछेगा तो विल बी 30, अगर न्यू एवरेज पूछेगा तो 30 माइनस 2, दिस विल बी द न्यू एवरेज, दिस विल बी द ओल्ड एवरेज। दिस इज टोटल रन्स ऑलमोस्ट सेम ही हुए क्योंकि 0 बनाया था उसने, राइट, इसलिए इक्वल टू 0 रखा, तो x 30 आ गया। दैट्स ऑल, बैटिंग एवरेज क्लियर। इसका एक स्पेशल क्वेश्चन है मेरे पास, काफ़ी करवाते हैं, पहले इसको वर्कआउट कर सकते हो आप एक बार अपने हाथ से भी। गोल्डन डक क्रिकेट में होता है 0, सेंचुरी 100, हाफ सेंचुरी 50, क्वार्टर 25, ठीक है, ऐसी टर्म्स, डबल सेंचुरी 200, तो ऐसी टर्म्स क्रिकेट में यूज़ होती हैं। और बैटिंग एवरेज के क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बुक में है, तो आप इसको वर्कआउट कर सकते हो, राइट। Then move on to a great question of average, a calculative question of average। अक्सर बच्चे बोलते हैं कैलकुलेशंस कहाँ होती है, क्या छोड़ना होता है, क्या करना होता है। बच्चों क्लास में अगर हर तरह का क्वेश्चन करोगे तभी समझ पाओगे क्या लीव करना है, क्या आपको पेपर में करना चाहिए। इसमें कोई भी शॉर्टकट यूज़ करोगे आपको टाइम लगेगा ही लगेगा, तो मैं आपको फिर भी ये क्वेश्चन समझाऊंगा ज़रूर। एक बार स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स आपको यहाँ पे नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स आपको यहाँ पे नहीं पता, ठीक है। द एवरेज ऑफ अ बैट्समैन इन सम इनिंग्स इज 21.75 एंड ही स्कोर्स नेक्स्ट 3 इनिंग्स में 28, 34 एंड 37। एवरेज बढ़ गई, एवरेज जो बड़ी है उसकी जो वैल्यू है वो भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो डेफिनेटली विल टेक योर टाइम। 1.125, तो फाइंड द नंबर ऑफ इनिंग्स प्लेड बाय। मेरा सवाल ये नहीं है कि ये क्वेश्चन छोड़ने वाला है, करने वाला है, दैट डिपेंड। जब प्री एग्जाम में बैठे हो तो डेफिनेटली अवॉइड करने वाला है, पर क्वेश्चन तो समझ लें, कल को वैल्यूज इजी भी आ सकती हैं, है ना। करना क्या है, व्हाट विल बी द अप्रोच। तो इस बार आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, मैंने मान लिया x। एवरेज गिवन है हमें 21.75, तो सम कितना होगा 21.75x, ठीक है, सम कितना होगा 21.75x। तो नंबर गिवन है, एवरेज गिवन है, तो सम आ जाएगा, सम आ जाएगा कितना 21.75x। यहाँ तक आ गया। अब क्या करें, अब उसने कहा उसने 3 इनिंग्स और खेली हैं, अगर 3 इनिंग्स और खेली हैं तो नंबर ऑफ इनिंग्स में 3 बढ़ जाएगा। अगर 3 इनिंग्स और खेली हैं तो नंबर ऑफ इनिंग्स पे 3 बढ़ जाएगा। तो एवरेज में 1.125 का इंक्रीज आ गया, तो इसमें 1.125 बढ़ाओगे आप। 21.75 में 1.125 ऐड करोगे, इसमें 1.125 ऐड कर दो तो 22.875 बन जाएगा। आपको लगेगा सर ये तो कैलकुलेटिव हो रहा है, डेफिनेटली कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन। हम कैलकुलेटिव क्वेश्चंस करेंगे तभी तो पेपर में जाके समझेंगे कि हम क्या करना है, क्या छोड़ना है। इसमें एक एलिगेशन की टेक्निक भी लगाएंगे तो भी टाइम ख़राब होगा, इसमें डायरेक्ट वाली टेक्निक लगाएंगे तो भी टाइम ख़राब हो सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन इज़ द मेजर प्रॉब्लम। देखो पिछले क्वेश्चन भी हमने करे, वही क्वेश्चन ही हैं, बट प्रॉब्लम इज़ कैलकुलेशंस।
कैलकुलेशन में वैल्यूज़ ही ऐसी हों तो आपको समय लग सकता है। इट डिपेंड्स, अगर आप मेंस के पेपर में बैठे हो, क्लैरिकल मेंस में बैठे हो, टाइम है, आप कर सकते हो। आप पीओ प्री में बैठे हो, आपके पास क्लैरिकल प्री में बैठे हो, एसबीआई क्लैरिकल प्री में बैठे हो, आप अवॉइड करो। लेकिन जब तक क्वेश्चंस को डील नहीं करोगे आप कैसे समझ पाओगे कि कहाँ क्या करना है क्या छोड़ना है। बट एटलीस्ट कंसेप्ट तो समझ लो। नंबर ऑफ टर्म्स एक्स एवरेज गिवन है तो सम आ जाएगा। 3 इनिंग्स और खेली उसने मेंशन किया, इनिंग्स मतलब 3 मैचेस और खेले। एवरेज 1.125 बढ़ गई तो इसमें 1.125 ऐड कर दिया तो इट विल बिकम 22.875। तो सम कितना होगा? सम होगा दिस इनटू दिस। राइट, तो इस सम में से इस सम को माइनस करना है। कैलकुलेशन होगी ही होगी यहाँ पे आपकी। इस सम में से इस सम को माइनस करना है। क्यों, मैं बताता हूँ। ये x + 3 इनिंग्स का टोटल सम है, ये x इनिंग्स का टोटल सम है। ये इसमें से इसको माइनस करोगे तो उन 3 इनिंग्स का सम आ जाएगा जो ऐड हुई थी। उन 3 इनिंग्स का सम कितना है, इनको ऐड कर दो। 37 और 28, 65 और 34, 99 इक्वल टू 99। सॉल्व करके x ज़रूर आ जाएगा बट डेफिनेटली विल बी कैलकुलेटिव क्वेश्चन, तो अवॉइडेबल मैं कह सकता हूँ। क्लैरिकल प्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मेंस में बैठे हो तो इतना टाइम होता है कि हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं, बट विल नॉट डील इन 30 सेकेंड्स इफ़ यू आर एवरेज स्टूडेंट। आपको टाइम खाएगा ये क्वेश्चन। 99 कैसे आया? इन तीनों का सम। ये 3 इनिंग्स खेलने से पहले x इनिंग्स थी, उनके एवरेज गिवन थी, उनका सम गिवन था। ये 3 इनिंग्स ऐड करी, एवरेज 1.125 बढ़ाई तो ये अब टोटल सम है। ये पुराना सम था, इनका जो डिफरेंस है वो 3 इनिंग्स है जो ऐड हुई थी। वो 3 इनिंग्स का सम है 28, 34 एंड 37। मैं हमेशा कहता हूँ इंक्लूडिंग एक से ज़्यादा की भी हो सकती है, तो ऑलवेज़ प्रेफर बेसिक, ऑलवेज़ प्रेफर बेसिक, क्योंकि बेसिक आपको संभाल लेता है। लेकिन यहाँ पे बेसिक टाइम इसलिए ले रहा है बिकॉज यहाँ पे पॉइंट्स हैं। 1.125 बढ़ना एक बहुत बड़ा कैलकुलेटिव पॉइंट है, तो उसमें 1.125 बढ़ा दिया। तो दैट इज़ द रीज़न दिस इज़ अ कैलकुलेटिव क्वेश्चन। बट कल को इसी क्वेश्चन में वैल्यू सेम भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो ये चॉइस रहेगा आपका पेपर में कि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी है नहीं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर वैल्यूज़ बड़ी हैं, हम तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे ही नहीं, राइट, सोचेंगे नहीं। पेपर में क्या पता यही क्वेश्चन ईजी वैल्यूज़ के साथ पढ़ा, व्हाट विल यू डू, राइट, छोड़ दोगे, राइट। कंपटीशन है, दूसरा कर जाएगा। तो कंसेप्ट हमेशा समझो। लर्निंग स्टेज में ज़्यादा भागने का पॉइंट मत रखिए। क्या प्री में आएगा, क्या मेंस में आएगा, ये भी मैटर नहीं करता। मैटर करता है कंसेप्ट क्लैरिटी। वो जितने एंगल से क्लियर होगी, इंक्लूडिंग ज़्यादा की हुई, बैटिंग एवरेज का एक नया क्वेश्चन मिला, तो एक हैप्पीनेस होनी चाहिए आपके लिए कि मतलब मैं जितना हो सके एक्स्ट्रा वर्कआउट कर रहा हूँ। वो एक खुशी लाता है कि मेरा कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा है, अब मैं पेपर में परफॉर्मेंस भी दे रहा हूँ, राइट। कहीं ना कहीं खुशी तो होती है जब हमारा नॉलेज बढ़ जाता है और हम परफॉर्म करने लग जाते हैं। तो इसलिए पहले नॉलेज को बढ़ाइए। क्लियर है, कर लोगे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से x जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। क्रिकेट का एक और क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चंस हैं बच्चों आज के सेशन में मेरे पास ये सारे, राइट। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्टली बच्चों के डाउट में रहा है, राइट, हमेशा, क्योंकि इसमें इंक्लूडिंग 2 बार हुई है। बैटिंग एवरेज का डबल क्वेश्चन है, तो मैं बेसिक से ही चलूँगा। एक बार पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। सचिन तेंदुलकर की बात हो रही है तो थोड़ा गौर करिएगा, अच्छे से पढ़ लेते हैं। द एवरेज एज ऑफ सचिन तेंदुलकर आफ्टर 48 इनिंग्स इज 48 रन्स। सचिन तेंदुलकर की 48 इनिंग्स की जो एवरेज है वो 48 है, ठीक। अब 49th इनिंग में सचिन तेंदुलकर ने 97 रन्स बनाए। अब मैं सोचूं अगर 48 ही बनाते तो एवरेज वही रहती, लेकिन जितने एक्स्ट्रा बनाए, 49 एक्स्ट्रा बनाए, तो एवरेज 1 बढ़ जाएगी। लेकिन मैं इस पॉइंट को अभी लेके नहीं चलूँगा, मैं बेसिक से लेके चलूँगा, क्योंकि मेरा मेन मकसद है आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी, कि आपको एक तरह से प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए क्वेश्चन की, ठीक है। कभी कभी इंक्लूडिंग के डबल क्वेश्चंस भी आते हैं, और मैंने आपको कई बार बोला है कि मेरा एक्सपीरियंस कहता है बच्चा बेसिक से जो जाता है ना, उसको रिवीजन की ज़रूरत भी कम होती है। नहीं तो एक टाइम आएगा पेपर के दौरान हमारे पास इतना कंटेंट होगा, हम रिवाइज क्या क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो ऐसे नई नई ट्रिक्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है जो हम पेपर में के टाइम में इम्प्लीमेंट ही ना कर पाएँ। ये आप तब रियलाइज़ करते हो जब आप बहुत सारी चीज़ें वर्कआउट करते हो, ठीक है। आपका नॉलेज आपकी पेपर में अपने आप स्पीड बना देगा। तो सुनिएगा, मैं बिल्कुल बेसिक फॉलोअप करूँगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मेरा टारगेट आपको क्वेश्चन समझाना है।
48 इनिंग्स की एवरेज गिवन है, तो एक सिंपल स्टूडेंट के हिसाब से मैं सबसे पहले सम निकाल लूँगा। 48 का स्क्वायर कैलकुलेटिव नहीं होगा, आपको स्क्वायर्स की ट्रिक्स ऑलमोस्ट हर बच्चे ने सीखी होती है वैदिक मैथ्स में, राइट। 2304 48 इनिंग्स के एवरेज बाय चांस 48 ही है तो सम आ जाएगा। अब सचिन तेंदुलकर ने नेक्स्ट मैच में 97 रन्स बनाए, तो सचिन तेंदुलकर के अब टोटल रन्स 2401 हो जाएंगे। फिलहाल यहीं तक ही देखो, आप आगे मत देखो, कितने हो जाएंगे, 2401 हो जाएंगे। अब इनिंग्स कितनी है, 49, तो एवरेज कितनी आएगी, 49। तो एक चीज़ और क्लियर होगी, सचिन तेंदुलकर के 49 मैचेस की एवरेज भी निकल आई। क्यों निकल आई, क्योंकि इसमें सम ऐड हुआ 97, सम को नंबर से डिवाइड किया, राइट। तो सब कुछ है मेरे पास अभी तक। वो एक से ज़्यादा इनिंग्स ऐड करेगा तो मेरे को बेसिक सम ही कामयाब होगा मेरे लिए, बट इसको मैं डायरेक्टली भी बता सकता था, इफ़ ही स्कोर 48 इन द नेक्स्ट इनिंग तो एवरेज विल नॉट चेंज, बट ही स्कोर 97 विच इज़ 49 मोर दैन द पास्ट एवरेज, राइट, प्रीवियस एवरेज। तो 49 एक्स्ट्रा है, 49 से डिवाइड करो, एवरेज 1 बढ़ जाएगी। बट आई विल गो विद बेसिक, नंबर गिवन है, एवरेज गिवन है, सिंपलेस्ट फॉर्म, सम निकाल लो यार। 97 ऐड किया, नया सम, एक टर्म ऐड हुई थी तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो नई एवरेज भी आ गई। ये क्वेश्चन हमने बेसिक्स में किए होंगे, राइट, सभी ने किए होंगे लाइफ में, राइट। अब ये क्वेश्चन डबल इंट्रोड्यूशन है, राइट, यहाँ तक क्लियर, चेक कर लीजिए। सचिन तेंदुलकर की 48 मैचेस की जो बैटिंग एवरेज है वो 48 है, तो 48 मैचेस का सम आ गया मेरे पास। 48 मैचेस का सम कितना आ गया, 2304। अब सचिन तेंदुलकर ने नेक्स्ट मैच खेला, 97 रन्स बनाए, 97, तो रन्स में ऐड किया, तो ये सचिन तेंदुलकर के टोटल रन्स हैं, ये इनिंग्स है। रन्स को इनिंग से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज आ जाएगी, तो ये सचिन तेंदुलकर की एवरेज आ गई मेरे पास। आगे, अब आगे क्या है, कहता 15th इनिंग में कितने रन्स बनाए, 50th इनिंग में कितने रन्स बनाए ताकि बैटिंग एवरेज कितनी हो जाए, 2 ओवर बढ़ जाए। अब सचिन तेंदुलकर एवरेज को 2 ओवर बढ़ाना चाह रहा है, तो सचिन 2 एवरेज और बढ़ाना चाह रहा है, तो इसमें एवरेज 2 ओवर बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 51। तो सम कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2550, राइट। एवरेज 2 बढ़ाना चाह रहा है, नंबर इंटू एवरेज, इतने रन्स टोटल होंगे, तो सचिन तेंदुलकर को रन्स कितने बनाने पड़ेंगे, वो इनका डिफरेंस होगा 149। मैं ये भी कह सकता था सचिन तेंदुलकर 49 ही बनाएगा तो एवरेज में चेंज नहीं आएगा, लेकिन एवरेज 2 बढ़ानी है 50 मैचेस के बाद, तो सम 100 बढ़ाना पड़ेगा, तो 100 + 49 149। पर आपको पता है मेरी एक हैबिट है, क्योंकि मेरा मानना है जब प्रेशर होता है पेपर में तो दिमाग उस लेवल तक नहीं चल पाता हमारा जिस लेवल का हमारा होता है। तो अगर हम बेसिक से जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, और मैंने बच्चे सेलेक्ट होते देखे हैं, मैंने बच्चे 40 में से 40 लेते देखे हैं जो बेसिक से जाते हैं और पेपर में टाइम भी बचा लेते हैं, क्योंकि नॉलेज इतनी ज़्यादा होती है कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि पेपर में सबसे बड़ा टाइम कहाँ लगता है, कभी भी आप पेपर दोगे तो वो लगता है पेपर की स्टेटमेंट को समझने में। करना क्या है, दैट मैटर्स अ लॉट ना। कल को सेम क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली हमें टाइम तो लेगा ही नहीं। हाँ, कैलकुलेशन होगी तो हमारा डिसीजन मेकिंग भी तो पेपर के सिलेक्ट होने का एक पार्ट ही है ना, डिसीजन मेकिंग की, हमें क्या करना है क्या छोड़ना है। बट पिछला क्वेश्चन लीव करा जा सकता था, पर ये नहीं। क्लियर है सभी को? मैं एक बार सारा रिपीट कर दूं अगर आप कहो तो। ध्यान दीजिएगा, सचिन तेंदुलकर ने 48 मैचेस खेले थे। 48 मैचेस की जो सचिन तेंदुलकर की एवरेज थी वो थी 48 रन्स। तो जो सम होगा वो होगा 2304। कितना होगा? 2304। फिर सचिन तेंदुलकर ने एक मैच खेला जिसमें उसने 97 रन्स बनाए, तो मैंने रन्स में 97 ऐड कर दिया। तो ये इंक्लूडिंग का एक डबल सा क्वेश्चन था। अब इसको इससे डिवाइड किया तो एवरेज भी पता लग गई। अब नेक्स्ट मैच आएगा तो एक इनिंग ऐड हो जाएगी। सचिन एवरेज 2 बढ़ाना चाहता है, ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। तो अगर नया नंबर और नया एवरेज पता है आपको तो नया सम भी पता होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट, 2550। तो ये टोटल रन्स हैं 50th मैच के बाद, ये 49 मैच के बाद। तो इनका जो डिफरेंस है वो उस 50th मैच का स्कोर है जो सचिन तेंदुलकर ने रन्स बनाए थे, विच इज़ देयर डिफरेंस, दैट इज़ 149। ठीक है, ये 2550 आएगा यहाँ पे।
ये 2550 कैसे आएगा, नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई करके, दैट्स ऑल। और क्वालिटी लेवल क्वेश्चन ऑन बैटिंग एवरेज, तीनों ही स्पेशल क्वेश्चंस मानता हूँ मैं, शाहिद अफरीदी वाला, गोल्डन डक वाला, ये कैलकुलेटिव है बट 3 इनिंग्स ऐड हुई थी, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता थी, दैट इज द स्पेशल थिंग इन दिस क्वेश्चन एंड दिस वन ऑल्सो। क्लियर एवरीवन, डन है डन है डन है। बॉलिंग एवरेज के क्वेश्चन अक्सर एग्जिस्ट करते ही हैं एवरेज में, तो एक क्वेश्चन बॉलिंग एवरेज का भी वर्कआउट कर लेते हैं, थोड़ा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा हमारा भी, है ना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रैक्टिस की भी थोड़ी ज़रूरत है। कपिल देव की बॉलिंग एवरेज 12.4 थी, राइट। कपिल देव की बॉलिंग एवरेज 12.4 थी। तो कपिल देव ने क्या किया, 5 विकेटें ली 26 रन देकर फाइनल मैच में, मतलब उसके बाद एक मैच खेला, जिस वजह से एवरेज 0.4 डिक्रीज हो गई। द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम आफ्टर द फाइनल मैच, दैट इज द ट्रिक इन दिस क्वेश्चन। कई बुक्स में बिफोर द फाइनल मैच लिखा होता है, इसमें आफ्टर द फाइनल मैच पूछा। सुनिएगा ध्यान से, बॉलिंग एवरेज होती क्या है, बॉलिंग एवरेज होती है नंबर ऑफ रन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ विकेट्स, राइट। एक बॉलर ने अभी तक कितने रन्स खाए और एक बॉलर ने अभी तक कितने विकेट्स लिए हैं। मुझे एवरेज मैच से पहले की दी हुई है, तो मैं मैच से पहले की बात करने वाला हूँ। मैंने मान लिया कपिल देव ने मैच को खेलने से पहले उसकी जो बॉलिंग एवरेज थी वो 12.4 थी, और उसने बिफोर द मैच x विकेट्स ली थी, ये मैंने एज्यूम कर लिया। बट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, व्हाट इज बॉलिंग एवरेज। नंबर ऑफ रन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ विकेट्स, एक बॉलर आज तक जितनी बार भी बॉलिंग कराया है, राइट, एक ओवर में कितने रन खाता है डिवाइड बाय कितने विकेट्स लेता है, राइट। नंबर ऑफ रन्स बाय नंबर ऑफ विकेट्स, तो एवरेज 12.4 थी, विकेट्स मैंने x मान ली, तो रन्स कितने हुए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हुई मैच से पहले की बात, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर लेते हो इसके क्वेश्चंस में, कि बॉलिंग एवरेज का एक ही क्वेश्चन है जो बार बार घूम के आता है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते तो पेपर में ये चीज़ आप डायरेक्ट भी सोच लेते हो कि विकेट्स में x मान लूँ, एवरेज 12.4 है तो रन्स पड़े होंगे 12.4x, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब बॉलिंग एवरेज क्या होती है, नंबर ऑफ रन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ विकेट्स, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि फाइनल मैच हो चुका है, फाइनल मैच हो चुका है, फाइनल मैच कपिल देव ने खेल लिया है। मैंने मान लिया कि कपिल देव ने फाइनल मैच खेल लिया, ठीक। तो कपिल देव ने फाइनल मैच में जो परफॉर्मेंस दी थी वो दी थी 26 रन देकर 5 विकेटें, 26 रन देकर 5 विकेटें फाइनल मैच के बाद की, फाइनल मैच की परफॉर्मेंस। तो फाइनल मैच हो चुका है, तो फाइनल मैच से पहले हमने विकेट्स क्या मानी थी, x। तो अगर 5 विकेट्स और ली तो विकेट्स x+5 हो जाएंगे, ठीक। रन्स पड़े थे 12.4x, क्वेश्चन में मेंशन है 26 और पड़े हैं, तो रन्स में भी 26 ऐड कर दिया। कपिल देव ने 26 रन्स और खाए फाइनल मैच में, तो इसमें 26 रन ऐड कर दिए, विकेट्स 5 और ली, 5 ऐड कर दी, तो एवरेज में क्या चेंज आया, एवरेज 0.4 डिक्रीज हो गई। डिक्रीज मतलब डिक्रीज ही होता है, डिक्रीज मतलब घटना ही होता है, इंक्रीज मतलब बढ़ना ही होता है। इम्प्रूव लिखा हो तब सोचना होता है कि इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है, मार्क्स इम्प्रूव होते हैं तो मार्क्स बढ़ते हैं, पेट्रोल का प्राइस इम्प्रूव होता है तो वो घटता है ना, हमारे लिए तो तभी हम इम्प्रूव बोलेंगे। तो इट डिपेंड्स बात किस चीज़ की हो रही है, तो क्रिकेट की बात हो रही है तो यहाँ पे डिक्रीज की बात डिक्रीज ही होती है, डिक्रीज मतलब घटना ही होता है। तो 0.4 घट गई तो 12.4 थी तो 12 हो जाएगी, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपके पास x आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपके पास x आ जाएगा, राइट। x आ जाएगा आपके पास बिफोर द मैच विकेट्स, 5 ऐड कर दीजिएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा आफ्टर द मैच विकेट्स की, राइट। मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन ए 90 आएगा। आप इसको ट्राई करोगे कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, एक को उठा के दूसरे में यूज़ करना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ बच्चों, कपिल देव की मैच से पहले कुछ एवरेज थी विच इज़ गिवन 12.4, फिर उसने 26 रन देकर 5 विकेटें ली, जिस वजह से एवरेज चेंज हो गए।
तो मैंने मान लिया बॉलिंग एवरेज क्या होती है, नंबर ऑफ रन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ विकेट्स। बॉलिंग एवरेज क्या होती है, नंबर ऑफ रन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ विकेट्स। तो मैच को खेलने से पहले कपिल देव की बॉलिंग एवरेज थी 12.4, विकेट्स x थी, तो रन्स कितने पड़े होंगे 12.4x, रन्स कितने पड़े होंगे 12.4x, राइट। फिर कपिल देव ने एक मैच और खेला जिसमें उसने विकेट्स 5 और ले ली, रन्स उसको 26 और पड़े, तो रन्स में 26 बढ़ा दिया, विकेट्स में भी 5 बढ़ा दिया, तो एवरेज में क्या चेंज आया, एवरेज 0.4 डिक्रीज होगी, तो 12.4 थी तो 10 हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 12 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, एक्स वाली टर्म एक साइड माइनस हो जाएंगी, दूसरी टर्म इस साइड आके माइनस हो जाएंगी, तो 60 में से 26 गया, उधर 12.4x में से 12x गया, तो 34 इज इक्वल टू 0.4x। इसको सॉल्व करिएगा तो x इज इक्वल टू 34 अपॉन 0.4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 85। तो बिफोर द मैच नंबर ऑफ विकेट्स पूछेगा तो 85, आफ्टर द मैच पूछेगा तो 5 ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर कितना बन जाएगा 90। क्लियर है यहाँ तक, डन है। तो स्पेशल क्वेश्चंस हैं कहीं ना कहीं, बैटिंग एवरेज के तीनों स्पेशल क्वेश्चन थे, ये इंक्लूडिंग का बहुत स्पेशल क्वेश्चन था, ये एजेस बेस्ड बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस आपका जो है डाउट सेशंस काफ़ी हद तक कवर अप कर देंगे एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। लगा रहूँगा अभी क्वेश्चंस पे, डोंट वरी, राइट। तो ये बॉलिंग एवरेज का एक स्पेशल क्वेश्चन था। चलिए, ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों के डाउट में रहता है, राइट। एक बार ट्राई करिए, पढ़ लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। बहुत ही पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये कि इसमें ना एक चीज़ कंसीडर ना करो तो भी आंसर मैच हो जाता है कि छुट्टी वाले दिन बंदे नहीं आए थे, तो बट हम ये कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि संडे को भी लोग विजिट करते हैं ताजमहल, हमें क्या पता कौन सा छुट्टी वाला दिन, तो मैं उसको कंसीडर करवाए बिना करवाऊँगा ये क्वेश्चन, मैं उसको ना, इसका आंसर मैच हो जाता है बट एक प्रॉपर वे नहीं है वो, तो मैं प्रॉपरली आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ ये क्वेश्चन करवाऊंगा। आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है, एक्सक्लूडिंग का ये क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चों के डाउट में ज़रूर आता है ये क्वेश्चन, बट कंप्लीट क्लैरिटी करूंगा कि इसमें कल को कुछ भी आ जाए आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। स्टेटमेंट को पढ़ लो। इन अ पर्टिकुलर वीक द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड ताजमहल, द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड ताजमहल इज 40। तो मान लीजिए अच्छा, एक वीक में दिन कितने होते हैं 7, तो 7 दिनों की जो एवरेज है वो 40 है, ठीक है। 7 दिनों में जो एवरेज लोग विजिट करते हैं ताजमहल देखने के लिए वो 40, तो सम कितना होगा, सम हो जाएगा हमारे पास 280, सम कितना हो जाएगा हमारे पास 280, ठीक। तो नंबर गिवन है, एवरेज गिवन है, सम आ जाएगा, ठीक है। नंबर गिवन है, एवरेज गिवन है, सम आ जाएगा। अब उसके बाद उसने कहा इफ़ वी एक्सक्लूड द हॉलीडेज, अब छुट्टियों को एक्सक्लूड करना है। अब आपको ये नहीं पता छुट्टियाँ कितनी हैं, 1 है, 2 हैं, 3 है, 4 है, तो आप क्या मानोगे x। जो चीज़ पूछी है उसको x मानना क्वांट का एक बहुत अच्छा पार्ट होता है, तो आप मान लोगे कि x छुट्टियाँ थी। तो अगर x छुट्टियाँ थी तो नंबर ऑफ डेज बचेंगे 7 - x, यस और नो। अगर एक छुट्टी होती तो 6 दिन बचते, अगर 2 छुट्टी होती तो 5 दिन बचते, 7 में से 2 माइनस करता। तो अगर x छुट्टियाँ तो 7 में से x माइनस करते हैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है छुट्टियाँ 1 हैं कि 2 हैं कि 3 हैं कि 4 हैं। तो x छुट्टियाँ थी तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बची 7 - x। तो बचे हुए दिनों की जो एवरेज है वो है 16 बढ़ गई है। तो पुरानी एवरेज अगर 40 थी तो 56 आ जाएगी। तो अब सम कितना आ जाएगा, दिस इंटू दिस, 56 इंटू 7 - x, नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज सम होता है, नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज सम होता है। क्लियर है यहाँ तक।
सबसे पहले एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिनों के एवरेज 40 ही, तो सम पता लग जाएगा 7 दिनों का। अगर मैं छुट्टियों को एक्सक्लूड कर दूं, छुट्टियों को एक्सक्लूड करूंगा तो 7 डेज में से x छुट्टियां हैं, तो नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग जो बचेंगे वो 7 माइनस एक्स बचेंगे। x मैंने क्या माना? जो छुट्टियां हैं। तो एवरेज 16 बढ़ गई तो 40 से 56 हो जाएगी, तो सम कितना हो जाएगा? नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है जो मुझे आंसर तक पहुंचाएगी। कहता अगर मैं वो वाला दिन भी एक्सक्लूड कर दूं जब मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल विजिट किए थे, तो एवरेज जो है वो 42 हो जाएगी। एवरेज 42 कब हो जाएगी? जब एक दिन और एक्सक्लूड कर दूं, तो 7 माइनस एक्स में से अगर मैं 1 माइनस और कर दूं, अगर 7 माइनस एक्स में से मैं 1 माइनस और कर दूं, तो मेरे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बचेंगी? मेरी नंबर ऑफ टर्म्स बचेंगी 6 माइनस एक्स। तो जो एवरेज हो जाएगी वो हो जाएगी 56 से 42, यानी सम कितना हो जाएगा मेरे पास? दिस इंटू दिस, तो 42 इंटू 6 माइनस एक्स। ठीक, 42 इंटू 6 माइनस एक्स। 6 कहाँ से आया? 7 माइनस एक्स में से 1 डे माइनस किया। तो अब मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपर एक पैटर्न में करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये मानकर नहीं चल रहा हूँ कि छुट्टी वाले दिन लोग विजिट नहीं करते, नहीं तो एक आसान रास्ते से आंसर आ जाता, पर मैं एक चीज़ के बेस पे आपको आंसर निकलवाऊंगा। इस सम में और इस सम में क्या फ़र्क है? इस सम में और इस सम में एक वो दिन का फ़र्क है जब 112 लोग विजिट हुए थे, तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन अक्सर क्लैरिकल मीन्स जैसे पेपर्स में आ जाते हैं, जहाँ पे अरिथमेटिक सेक्शन काफ़ी ज़्यादा आता है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर एग्जामिनर एवरेज के चैप्टर को चूज़ कर रहा है तो ऐसे क्वेश्चन मेंस के लिए ज़रूर चूज़ करेगा। प्री में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, पीओ प्री में, बट चांसेस मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो क्वालिटी लेवल क्वेश्चन था, एक्सक्लूडिंग के बेसिक क्वेश्चन सबको आते होते हैं, ये थोड़ा बेटर लेवल क्वेश्चन था। इसमें से इसको माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एक बार फिर से करवा दूँ पूरा। तो सबसे पहले मैंने माना 7 लोगों के एवरेज एक्स है, 7 लोगों के एवरेज एक्स है, तो सम कितना हो? 7 लोगों के एवरेज मुझे गिवन थी 40, तो सम कितना होगा? 280। आप पिछले हर क्वेश्चन में एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, जो चीज़ पूछी होती है मैं उसको एक्स मान लेता हूँ। तो मैंने मान लिया छुट्टियाँ एक्स हुई थी, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बची? 7 माइनस एक्स। एवरेज 16 बढ़ गई, इसमें 16 बढ़ा दिया, तो सम कितना होगा? 56 इंटू 7 माइनस एक्स। फिर एक दिन और कम किया। आप सोच रहे होगे इसमें से एक कम कैसे करेंगे? तो 7 माइनस एक्स में 1 डे कम करोगे तो 6 माइनस एक्स ही होगा ना, तो 6 माइनस एक्स हो जाएगा, तो एवरेज 42 हो गई। तो सम कितना हो जाएगा? 42 इंटू 6 माइनस एक्स। तो इस सम में और इस सम में क्या फ़र्क है? एक वो दिन कम किया जब 112 लोग विजिट किए थे, तो इसमें से इसको माइनस करना है। 56 7 माइनस एक्स माइनस 42 6 माइनस एक्स इक्वल टू दैट इज 112। इसको सॉल्व करना है। 56 इंटू 7 कितना होता है? ये बन जाएगा आपके पास 392 माइनस 56 6। 42 इंटू 6 कितना होता है? 252 प्लस 42x इज इक्वल टू 112। 392 माइनस 252 और 112 भी इधर ही ले आओ। फिफ्टी 56 और 42 और 14x उधर ले जाओ। इनको x वाली टर्म्स को एक साइड ले जाओ, दूसरी टर्म्स को एक साइड ले जाओ, तो 140 माइनस 22 28 आ जाएगा। तो x की वैल्यू पता लग जाएगी, कितनी आ जाएगी? 2। आप सोच रहे होगे सर टाइम ले रहे हैं। बच्चों ट्रस्ट मी मैं आपको सिक्योर कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में। इसमें प्रेडिक्शन लेके करना कि छुट्टी वाले दिन लोग विजिट नहीं करते हैं, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं बिना प्रेडिक्शंस के चल रहा हूँ। मैं आपको रिस्क पे नहीं रखना चाह रहा हूँ। मैं आपको बेस लेवल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है पेपर में 2 एक्सक्लूड भी हो सकते हैं, 4 एक्सक्लूड भी हो सकते हैं, 2 इंक्लूड 3 एक्सक्लूड भी हो सकते हैं, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो जो बेसिक होता है ना, नंबर इंटू एवरेज सम, ये बहुत तगड़ी चीज़ होती है कि यार ये सम और इस सम में क्या फ़र्क है। एक वो दिन कम हुआ है जब 112 लोग विजिट किए थे, तो दोनों का डिफरेंस 112 के बराबर रख दिया। बैटिंग एवरेज में भी तो सेम चीज़ कर रहे थे।
ठीक है, ऐसे हजारों क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम कितनी ट्रिक्स याद कर लेंगे, कहाँ कहाँ कर लेंगे, राइट। क्वेश्चन बदलते नहीं है क्या, एक ही पैटर्न पे रहते हैं कि सिस्टम आएगा सीधा बन जाएगा, राइट। आपने देखा है क्वेश्चन बदलते हैं। तो एवरेज के सेशंस पे मेरी जो टारगेट है वो यही है कि आपको थोड़ी क्लैरिटी करनी है कि अगर क्वेश्चन टफ भी होते हैं, देखिए ये एक्सक्लूडिंग का टफेस्ट क्वेश्चन था, पीछे इंक्लूडिंग का टफेस्ट क्वेश्चन था, फिर बैटिंग एवरेज के टफ क्वेश्चंस रखे, है ना। मेरा टारगेट क्या है, एवरेज में जितने भी टाइप्स हैं बेसिकली हर टाइप में जो जो क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं उन पे मैं वर्कआउट करूँ, राइट। क्लियर है सभी को यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका इक्वेशन बेस्ड में एक स्पेशल क्वेश्चन है, इक्वेशन बेस्ड पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर बुक में है, ठीक है। कैसे करना है डिस्कस करेंगे, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देयर वर 35 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, ठीक है, एक हॉस्टल में 35 स्टूडेंट्स हैं। कहता अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7 बढ़ जाएं, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7 बढ़ जाएं, देन द एक्सपेंडिचर ऑन फूड इंक्रीजेज बाय ₹42 पर डे। एक्सपेंडिचर मतलब टोटल खर्चा 42 रुपये बढ़ जाता है और एवरेज एक्सपेंडिचर ₹1 घट जाता है। एवरेज समझते हो ना, पर बच्चे के हिसाब से ₹1 घट जाता है। व्हाट वाज द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन फूड पर डे, तो पूरे क्वेश्चन में पर डे की बात कर रहा है, तो सुनिएगा ध्यान से। मैंने मान लिया 35 स्टूडेंट का एवरेज खर्चा पर डे का x है, तो सम कितना होगा 35। ये इनिशियल एवरेज है, ये इनिशियल सम है। मैंने मान लिया देखो 35 लोगों के एवरेज गिवन नहीं है, फिर एवरेज में चेंज तभी बता पाऊंगा जब एवरेज को मानूंगा, तो सम भी वेरिएबल में आ गया। तो बेसिकली मुझसे 2 चीज़ें पूछ सकता था, एवरेज भी पूछ सकता है, सम भी पूछ सकता है, तो दोनों मैं बता सकता हूँ। 35 स्टूडेंट थे, एवरेज खर्चा मैंने x माना हुआ है ताकि सम कितना आ जाए 35x। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से सुनिएगा, कहता स्टूडेंट्स 7 बढ़ गए, मैंने 7 बढ़ा दिए, एवरेज 1 घट गई तो मैंने 1 घटा दी। अब समझ में आया मैंने एवरेज को क्यों माना, क्योंकि एवरेज तभी घटाऊंगा जब एवरेज को मानूंगा, एवरेज तो मुझे गिवन नहीं थी। आपने ताजमहल वाला भी क्वेश्चन किया, बैटिंग एवरेज वाले क्वेश्चंस के, आपको पता है एक ही पैटर्न बना रहा हूँ मैं ताकि अलग अलग टाइप्स हैं। बैटिंग एवरेज अलग है, इंक्लूडिंग का टाइप था, ताजमहल वाला क्वेश्चन एक्सक्लूडिंग का टाइप था, ये ना इंक्लूडिंग है ना एक्सक्लूडिंग है, ना इसमें इंक्लूडिंग कह सकते हैं, नंबर बड़े हैं, बट ये इक्वेशन बेस्ड पार्ट है, बट पैटर्न एक ही है ताकि आपकी टफ क्वेश्चंस एक ही पैटर्न पे होते हैं, तो आपको पेपर में दिमाग अपने आप चलता है। पेपर में हमें चलाना ही दिमाग है कि यार नया क्वेश्चन आ गया, हमसे खुद कैसे होगा, वो तभी होगा जब हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट सेम अप्रोच से डील करेंगे, रेदर देन कि हम नई नई अप्रोच, नए नए मेथड, ये शॉर्टकट सिखाता हूँ, ये ट्रिक सिखाता हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। मैंने आपको कई बार बोला भी है कि एक क्वेश्चन के मल्टीपल मेथड्स बताने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, मैं कई बार बता भी देता हूँ, बट मैं बच्चे को बोलता हूँ कि यार बच्चे को पेपर तो खुद करना है, पेपर में वो तभी कर पाएगा जब वो चीज़ों को समझेगा कि कब कहाँ क्या मानना है, एक्स क्यों माना, अरे एवरेज घटानी है, एवरेज को एक्स मान लेंगे क्या जाएगा, सम एक्स अपने आप ही सम एक्स में आ गया तो निकल जाएगा। तो सुनना ध्यान से, 35 बच्चे थे, एवरेज खर्चा पर बच्चा मैंने x, पूरे क्वेश्चन में पर डे की बात ही हो रही है, पर डे का खर्चा, एवरेज खर्चा पर स्टूडेंट x रुपए था, तो टोटल खर्चा हुआ, इनिशियल खर्चा 35x हुआ। फिर स्टूडेंट 7 बढ़ाए हैं मैंने, एवरेज खर्चा 1 रुपया घटा है, क्वेश्चन में देख लो 1 रुपया घटा, तो सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, ये इनिशियल एक्सपेंडिचर था, ये अब का एक्सपेंडिचर है, अब इतना एक्सपेंडिचर है, इनिशियल एक्सपेंडिचर इतना था, इस एक्सपेंडिचर में और इस एक्सपेंडिचर में क्या फ़र्क है, एक फ़र्क है, इस एक्सपेंडिचर में और इस एक्सपेंडिचर में एक फ़र्क है कि खर्चा 42 रुपये पड़ गया, तो ये इससे 42 रुपये ज़्यादा है, दैट्स ऑल। 42x माइनस 35x 7x, 42 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। क्वेश्चन कैलकुलेशन ले ही नहीं रहा, बस सिर्फ समझ ले रहा है
12 को अगर आपसे एवरेज, इनिशियल एवरेज पूछी हुई है कई बुक्स में, एवरेज पूछे तो आंसर आपका यही होगा, लेकिन इनिशियल सम पूछा हुआ है तो 35 को 12 से आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 420। और क्वालिटी लेवल क्वेश्चन, लैंग्वेजेस बहुत गड़बड़ हैं इन क्वेश्चंस में, टाइम देना पड़ता है, चीज़ों को 4-4 बार रिवाइज करना पड़ता है, परफेक्शन एग्जिस्ट करती है, पेपर में क्वेश्चन उठा के फेंकोगे, ट्रस्ट मी अगर आप अपने में लेवल क्रिएट कर लोगे, राइट। मेरी पीडीएफ पे काम करिए 4-4 बार, 5-5 बार, राइट, बहुत डिफरेंस आता है। हम प्लस सेशंस में, डेली क्लासेस में पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं, ताकि बच्चा इन पे काम करे रेदर देन मार्केट की रैंडम बुक्स पे काम करे जिसमें क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के एक सिस्टमेटिक फॉर्म में नहीं होते हैं। हम एक तरीके से चलते हैं तो उससे काफ़ी बेनिफिट होता है बच्चों का। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के लिए भी आपका बेस मैटर करता है। आप एक बार मेरे साथ साथ क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ो, आपका दिमाग अपने आप चलेगा कि मैं एक्स किसको मानूं। 35 लोगों का एवरेज नहीं पता इनिशियल वाला, तो नंबर इंटू एवरेज होगा तो इनिशियल एक्सपेंडिचर आएगा, तो डेफिनेटली एवरेज चाहिए होगा, तभी जो चीज़ पूछे वो निकल पाएगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन में मेंशन किया उसने 7 बच्चे बढ़ने की वजह से खर्चा 42 रुपये बढ़ा है और एवरेज खर्चा 1 रुपये घटा है। अब एवरेज तभी घटाऊंगा जब मानूंगा, तो मैंने इसीलिए मान लिया 35 लोगों का एवरेज खर्चा पर डे x रुपये है, तो सम यानी इनिशियल एक्सपेंडिचर था 35x, 7 बच्चे बढ़ गए, इसमें 7 बढ़ा दिया, एवरेज 1 घट गई, इसमें 1 घटा दी, तो सम कितना आया 42 इंटू एक्स माइनस 1। इस सम में और इस सम में क्या फ़र्क है, 42 रुपये बढ़ा था एक्सपेंडिचर। सम क्या होता है एक्सपेंडिचर, तो इस सम में से इस सम को माइनस कर देंगे तो 42 रुपये आ जाएगा, ये वाला 42 रुपये। कभी कभी चीज़ें बनाने में समय लगता है पर वो बन जाती हैं अगर अच्छे से वर्कआउट करें तो। 42 उधर जाके ऐड हो जाता है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 12। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 12। क्वालिटी लेवल क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस, अ क्वालिटी लेवल क्वेश्चन। ऐसा एक क्वेश्चन और भी है मेरे पास, मैं वर्कआउट करवाऊंगा। डन 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 हो जाएगा, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन थे। पैटर्न देख रहे हो, इनका डिफरेंस दिया हुआ है, पैटर्न देख रहे हो, इनका डिफरेंस दिया हुआ है, पैटर्न देख रहे हो, ये तो एक अलग आ गया बॉलिंग एवरेज का कंसेप्ट। इनका डिफरेंस पूछा हुआ है, पैटर्न देख रहे हो, इनका डिफरेंस दिया हुआ है, पैटर्न देख रहे हो, इनका डिफरेंस दिया हुआ है, पूरा एवरेज इसी बात पे घूम रहा है। अब कई बार नंबर नहीं पता, कई इसमें जैसे एवरेज नहीं पता, इसमें नंबर नहीं पता, स्टेप मेथड चेंज नहीं कर रहा हूँ, कभी एक्सक्लूडिंग आ रहा है, कभी बैटिंग एवरेज आ रहा है, मेथड चेंज नहीं हो रहा है। बहुत कम क्वेश्चंस में मेथड चेंज हो रहा है, राइट। तो यही चीज़ें मैं आपसे डिमांड करता हूँ कहीं ना कहीं, जो आपको वर्कआउट करनी है। क्लियर है? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क में भी मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको रेशियोज में भी मिलेगा कि 3 लोगों का कंसेप्ट दिया होता है, उसके बेस पे आंसर्स देने होते हैं। इसका एक अप्रोच है, वो दिमाग में बिठा लीजिएगा, वो आपको काफ़ी काम आएगा। A एंड B 2 नंबर्स हैं, उनका एवरेज जो है वो 20 है। कभी भी 2 नंबर्स का एवरेज दिया होगा तो उनका सम निकाल लीजिएगा, तो A और B का सम कितना होगा 40 होगा। A एंड B का एवरेज 20 है तो सम 40 होगा। फिर B एंड C का एवरेज 19 है, B एंड C का एवरेज 19 है तो सम 38 होगा। A एंड C का एवरेज जो है वो 21 है तो सम 42 होगा। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे एवरेज दिया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई होता है तो सम आ जाता है, 2 से मल्टीप्लाई होता है तो सम आ जाता है। ठीक, 2 नंबर्स का एवरेज गिवन है तो सम आ जाएगा, इन 2 नंबर्स का एवरेज गिवन है तो सम आ जाएगा, इन 2 नंबर्स का एवरेज गिवन है तो सम आ जाएगा। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क में रेशियोज में भी दिखाऊंगा। ठीक है, सम आ गया, राइट। तो मैं आपको ये क्वेश्चन क्यों लिया, मैं आपको ये रियलाइज करवाना चाहता हूँ कि मेरे पास 2 वेरिएबल की 3 इक्वेशंस कभी भी आए, 2 वेरिएबल की 3 इक्वेशंस कभी भी आए, तो हाउ टू सॉर्ट आउट। आपको लेफ्ट हैंड साइड ऐड करनी है, राइट हैंड साइड ऐड करनी है, आपको 2 इक्वेशंस करके वेरिएबल नहीं मिलेंगे तो उनको नहीं छेड़ना है, राइट। द बेस्ट अप्रोच विल बी सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड एंड सॉल्व द राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब आप सॉल्व करोगे, इनको ऐड कर दो, 2a 2b
2C, ए में ए ऐड हुआ, बी में बी ऐड हुआ, सी में सी ऐड हुआ, तीनों की लेफ्ट हैंड साइड, तीनों की राइट हैंड साइड ऐड कर दी, इन तीनों को भी ऐड कर दिया तो 120 बन गया। सबसे पहले ये दो लोगों के एवरेज थी 20, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40 है। ये दो लोगों के एवरेज थी 19, ये दो लोगों के एवरेज थे 21, तो सम किया। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड ऐड की, राइट हैंड साइड ऐड करी। मैं सेम अप्रोच टाइम एंड वर्क में भी यूज़ करूंगा। ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा पाइप्स एंड सिस्टम में, टाइम एंड वर्क में, रेशियोज में, 3 चैप्टर्स में एक ही क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है और प्रीवियस ईयर पेपर्स में कई बार आ चुका है, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दो, राइट हैंड साइड ऐड कर दो, कर दी। अब यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन आ जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 120/2 यानी 60। a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 120 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कितना आ जाएगा मेरे पास 60 आ जाएगा, राइट। 2 से डिवाइड करोगे तो 120 2 से डिवाइड होगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, राइट। सोचिए, क्लियर है, राइट। दो लोगों के एवरेज गिवन है, सम आ जाएगा, दो लोगों के एवरेज गिवन है, सम आ जाएगा, दो लोगों के एवरेज गिवन है, सम आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दीजिए, राइट हैंड साइड ऐड कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड ऐड करोगे तो 2a 2b 2c इक्वल टू 120, तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा आपके पास, 60 आ जाएगा। 60 आ गया। अब आपसे a की वैल्यू पूछिए, तो सुनिए ध्यान से, आपसे a की वैल्यू भी पूछ सकता है, आपसे b की भी पूछ सकता है, c की भी पूछ सकता है, लेकिन a की पूछिए ना, तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 38, यहाँ पे डाल दीजिए तो a आ जाएगा, समझे, a आ जाएगा। अगर आपसे मान लो b की वैल्यू पूछिए, तो a प्लस सी की वैल्यू कितनी है, a प्लस सी की 42, a एंड c की वैल्यू 42 यहाँ पे डाल दीजिए तो b आ जाएगा। इसी तरह से c पूछे अगर a एंड b की वैल्यू कितनी है, 40, तो c आ जाएगा। समझ गए। तो कोई भी पूछ सकता है, मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पे सीमित नहीं रखना चाहता, उसमें क्या क्या पूछ सकता है आप कुछ भी बता सकते हो। बात को समझ रहे हो, क्लियर है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा पूरे क्वेश्चन में, राइट, कि a प्लस बी के एवरेज गिवन है तो a प्लस बी का सम आ जाएगा, b प्लस सी के एवरेज गिवन है तो सम आ जाएगा, a प्लस सी के एवरेज गिवन है तो सम आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऐड कर दी तो a प्लस बी प्लस सी मेरे पास कितना आ गया, 60 आ गया मेरे पास, ठीक। अब मुझसे पूछा था a पूछा था, राइट, अच्छा 60 कैसे आया था, 2 यहाँ से कॉमन लेके राइट हैंड साइड गया था, ठीक, राइट। a पूछा था तो b और c की वैल्यू मैंने पुट कर दी तो मेरे पास a आ गया, कितना आ गया, 22, राइट। तो एवरेज के कुछ क्वेश्चंस हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़ेंगे, राइट। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये क्वेश्चन देखो, मैं एक पॉइंट बता सकता हूँ कि बच्चा प्री में एक क्वेश्चन देखेगा, बच्चा बोलेगा सर छोड़ देना चाहिए, 30 सेकंड में नहीं होगा, क्योंकि हैबिट नहीं होती ऐसे क्वेश्चंस करने की। स्टेटमेंट को पढ़ो, समझो, ट्राई करो 30 सेकंड्स में, देखना ये क्वेश्चन कितना इजी होगा आपके लिए, एक ट्राई तो करिए। पढ़िए ध्यान से। The average score of Rahul, Manish and Suresh is 63. 3 लोगों का एवरेज दिया हुआ, 3 लोगों का एवरेज दिया होता है तो 3 लोगों का सम आ जाता है, राइट। राहुल, मनीष और सुरेश का एवरेज दिया हुआ 63, तो नंबर है 3, एवरेज है 63, तो 63 × 3 189, तीनों का सम होगा। चलते हैं आगे। राहुल का स्कोर 15 कम है अजय से, अजय नहीं बता। 10 ज़्यादा है मनीष से, अभी मनीष भी नहीं बता। अरे ये तो बड़ी अच्छी चीज़ दे दी, कहता अजय का स्कोर 30 ज़्यादा है तीनों के एवरेज से। अजय का स्कोर 30 ज़्यादा है तीनों के एवरेज से, तीनों के एवरेज 63 है, उससे 30 ज़्यादा है अजय का स्कोर, तो अजय का स्कोर 93 होगा। अजय का स्कोर 30 ज़्यादा है तीनों के एवरेज से, तीनों के एवरेज दी हुई है, राहुल, मनीष, सुरेश की एवरेज दी हुई है। एवरेज कितनी दी है, 63, तो 63 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो तीनों का सम है 189,
वो तो मेरे पास था, लेकिन उसने बोला राहुल का जो वैल्यू है ना, राहुल का जो स्कोर है वो तीनों के एवरेज से 30 ज़्यादा है। इफ तीनों की एवरेज है 63 तो उससे 30 ज़्यादा है, तो अजय तो 93 होगा, 63 से 30 ज़्यादा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ। अब पिछली वाली लाइन पे वापस चलते हैं, राहुल 15 कम है अजय से, तो राहुल 15 कम है अजय से, तो इसमें से 15 कम कर दिए। पहला पॉइंट, अजय का वैल्यू तीनों के एवरेज से 30 ज़्यादा है। अगर तीनों के एवरेज 63 है तो उसमें से 30 ज़्यादा करेंगे तो अजय 93 आ जाए। फिर पिछली वाली लाइन पे वापस गए, राहुल 15 कम है अजय से, तो राहुल 78 आ जाएगा। सुनते रहिए, पूछा क्या है। एक चीज़ बताना भूल गया आपको कभी भी पेपर देना है ना तो आपको फोकस ज़रूर रखना है। पूछा क्या है, मनीष और सुरेश का सम पूछा है, मनीष एंड सुरेश का सम पूछा है। राहुल 15 कम है अजय से, अगर मैं राहुल को यहाँ पे डाल दूंगा तो मनीष और सुरेश का सम नहीं आ जाएगा। तो ये तो बेसिक से करना ही पड़ेगा ना आपको। कब कब क्या क्या लगा लोगे, इसमें कोई एलिगेशन लग जाएगा, नेवर। इसमें कोई डायरेक्ट ट्रिक लग जाएगा, नेवर। आपको डील करना पड़ेगा, सम पूछ रहा है तो दैट इज़ वाई आई विल ऑलवेज प्रेफर बेसिक। ये आपको बहुत जगह संभालेगा, आपको रियलाइज़ होगा एक दिन की सब हम तो कॉन्फिडेंस में हैं। अब कॉन्फिडेंस मैटर करेगा पेपर में स्पीड के लिए, राइट। अब देखो मैंने इस क्वेश्चन में कैसे किया, तीनों का एवरेज किया मैंने तो तीनों का सम आ गया, राइट, तीनों का सम आ गया, राइट। राहुल का स्कोर अभी मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन एक चीज़ पता था, अजय का स्कोर तीनों के एवरेज से 30 ज़्यादा है। तो अजय का स्कोर तीनों के एवरेज से 30 ज़्यादा है, तो तीनों के एवरेज से 30 ज़्यादा किया तो 93। फिर पहली लाइन पे वापस, सेकंड लाइन पे वापस गया, राहुल 15 कम है अजय से, तो 78। मनीष की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि राहुल 78 आ जाएगा, तो मनीष एंड सुरेश का सम पूछा है तो वो अपने आप आ जाएगा, वो अपने आप आ जाएगा। क्लियर। तो मैंने काफ़ी स्पेशल क्वेश्चंस जो हैं वो करवाए हैं इस सेशन में, और भी एक सेशन ले लेंगे जिसमें बाकी क्वेश्चंस भी हम वर्कआउट करेंगे एवरेज के, और राइट डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इंटरचेंज होता है, वर्कआउट करेंगे कमिंग सेशंस में, राइट। एंड फिलहाल इनको वर्कआउट अच्छे से कर लीजिए, अपने हाथ से ज़रूर कर लीजिएगा, मैटर करता है, राइट। अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शंस के लिए नकुल10 मेरा रेफरल कोड है, राइट। एंड हमारे बैचेस अभी चल रहे हैं, 3 नवंबर से मेरा एक और बैच आ रहा है, कुछ हमारे बैचेस 6 अक्टूबर से भी स्टार्ट हो रखे हैं ऑलरेडी, राइट। तो कई फीचर्स हैं अनअकैडमी पे, आस्क अ डाउट फीचर प्लस प्लेटफॉर्म पे आपको कई फीचर्स मिलेंगे। बट कमिंग 3 नवंबर को मेरा एक परसेंटेज का सेशन स्टार्ट होना है और आने वाला पूरा क्वांट उसी से कनेक्ट होता है, तो ज्वाइन कर सकते हो अगर आप बैचेस लेना चाहते हो। बाकी एवरेज के क्वेश्चंस और वर्कआउट करते हैं एक और सेशन में, राइट, ताकि हम इस चैप्टर को और बेहतर से कर सकें, राइट। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।